अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 67। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमने कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे और इन द एंड उसमें हमने उसकी एग्जांपल्स भी की थी, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की एग्जांपल जो है वो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंप्लीट करवाई थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। टॉपिक आपका 3.7 है, पेज नंबर आपका 67 है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आल्सो कंसिडर एज बाइंडिंग फोर्सेस जस्ट लाइक केमिकल बॉन्ड्स। However, the attraction between the molecules is much weaker than the chemical bond. These forces are believed to exist between all kind of atom and molecules when they are sufficiently close to each other. Such intermolecular forces are called van der Waals forces. These intermolecular forces bring the molecules close together and give particular physical properties to the substances in gaseous, liquid and solid states. Three types of such forces are mentioned here. Instantaneous dipole induced dipole forces or London dispersion forces. Number 2, permanent dipole permanent forces. Number 3, hydrogen bonding. The detailed discussion on these forces will be made in the chapter on state and phases of matter. What are intermolecular forces? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटे क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो कि डिफरेंट टाइप के एटम्स के दरमियान में जो होती हैं उनको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। जब उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड से आपके पास नया जो है कंपाउंड जो है बेटे वो बनता है, नया मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास जो बनते हैं। तो इनके दरमियान में क्या होती हैं? फोर्सेस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। तमाम के तमाम जितनी काइंड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स हैं सब के अंदर जो हैं बेटे ये फोर्सेस जो हैं एग्जिस्ट कर रही होती हैं। डिफरेंट टाइप की फोर्सेस जो हैं वो होती हैं और इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही हैं। कंबाइनली इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। वैन डर वाल फोर्सेस जो हैं बेटे काफ़ी टाइप्स की होती हैं। उनमें से 3 टाइप्स जो हैं आपकी बुक में मेंशन है, जस्ट नेम्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ नेम्स याद करने हैं। पहली है जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या उसका दूसरा नाम कौन सा है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नंबर 2 कौन सी हैं? परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। नंबर 3 आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन याद करनी है, देन आपने वैन डर वाल फोर्सेस की डेफिनेशन याद करनी है और फिर इसकी जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स के जो आपकी बुक में नेम मेंशन है वो नेम आपने याद करने हैं। फर्दर जो इसकी डिटेल है वो अपने इनकमिंग लेक्चर में जो जो हमारा चैप्टर होगा, जो न्यू चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल से जो है ये तमाम फोर्सेस जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। टॉपिक आपका है 3.9, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। अब हम पढ़ेंगे द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अब उस सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जितने बॉन्ड बने हुए हैं उन सबको ब्रेक करने के लिए जितनी मैक्सिमम आपको एनर्जी चाहिए होगी, जितनी एवरेज एनर्जी आपको चाहिए होगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसमें जितने भी बॉन्ड हैं उन सब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो आपको अमाउंट रिक्वायर्ड होती है एनर्जी की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस के तमाम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है, डेट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बेटे आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है, द बॉन्ड एनर्जी इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये कौन सी है? एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जो कि उसके तमाम बॉन्ड को रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये आपने लाजमी डेफिनेशन में मेंशन करना है। 1 मोल आपने लाजमी लिखना है। 1 मोल नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग होगी, तो इसको आपने याद रखना है कि इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इट इज डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली बाय मेजरिंग द हीट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन एंड इज यूनिट्स इज किलो जूल पर मोल। इसी तरह बॉन्ड एनर्जी जो है
ये एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको मेजर करेंगे तो हम जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको हम डिटरमिन करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट है डैट इज किलो जूल पर मोल जो है इसका यूनिट है। बॉन्ड एनर्जी इज मेजर ऑफ द strength of bond and its reactivity. The strength of a bond depend upon the following factors. बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ उसकी जो ताकत है कि कितना स्ट्रांगली वो जो है एक दूसरे के साथ अटैच है, उनके बॉन्ड जो हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या वीक हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ पे जो है वो डिपेंड करती है और उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। को क्या चीज़ की बात मैं कर रही हूँ? बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और उसकी रिएक्टिविटी पे। इसके अलावा अब जो स्ट्रेंथ है, जो मैंने स्ट्रेंथ की बात की थी, अब स्ट्रेंथ जो है किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो आपको दो मेन फैक्टर जो हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस ऑफ बॉन्डेड एटम, नंबर टू इज साइज ऑफ एटम्स। The bond energies and enthalpies of some bond are present in table 3.2. Let us consider the role played by electronegativity difference. Look at the bond energies of HX type of bond where H is halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine. The data involve that the bond energy of bond rises with the increases electronegativity differences between the bond atom. As the difference in electronegativity increases, the bond polarity of also become greater, and this give rise to additional attractive force for binding the atoms. This is why the bond energy for HF is higher than that of HI. It may be noted that energies of multiple bonds are greater than those of single bond. हमने पहला जो आपका जो फैक्टर है मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, आपके यहाँ पे बुक पे बेटे एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको जो हैं वो बॉन्ड बताए हुए हैं। कुछ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, कुछ सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स ये दिए हुए हैं आपको, सिंगल बॉन्ड ये दिए हुए हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड कार्बन। यानी कि जब कंबाइन होते हैं तब तो ये कंपाउंड H2 बन जाएगा ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोब्रोमीन है, जैसे हाइड्रोब्रोमाइड कह देंगे हम लोग। ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के इकट्ठे होंगे ना, तो ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी जो डिफरेंट टाइप की जो बॉन्ड एनर्जी है, यानी कि जितनी एनर्जी इनको इनके सेपरेट एटम में तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में लगेगी, वो सारी एनर्जी आपको यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, इनके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड बना है। कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और आयोडीन है, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आपको कौन सी दी हुई है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये तमाम की तमाम आपको क्या दी हुई है? इनकी दी हुई है बॉन्ड एनर्जीज। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। इसी तरह फ्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड आयोडीन, ठीक है, सल्फर, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी इनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है और इनके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए भी जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। वो कितनी है? वो ये आपके इस टेबल में राइट है। नेक्स्ट साइड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स है। मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो कि सिंगल नहीं होते, या वो डबल होते हैं या वो ट्रिपल होते हैं। तो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड की एग्जाम्पल्स आपके पास कार्बन कार्बन में डबल ही बॉन्ड बन जाते हैं और जो है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में भी ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल की भी थी और मैंने इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। कार्बन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे के सारे बेटे मल्टीपल बॉन्ड है। या तो इनके दरम्यान में डबल बॉन्ड बनेंगे या इनके दरम्यान में क्या बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। इन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, और इन मल्टीपल बॉन्ड्स की एनर्जी कितनी है वो सारी की सारी इनके सामने जो है मेंशन है। आप लोगों ने ये तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स हैं इनकी एनर्जीज को आपने ओरली जो है वो लर्न करना है। ये आपके MCQs में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसमें ये आती हैं। ये बेटे आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं उसको भी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ के आए थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉन्ड एनर्जी में, ठीक है। जितने भी टाइप ऑफ बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल H-X टाइप, H-X टाइप का मतलब क्या होता है? H क्या है? हाइड्रोजन। X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। जब भी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाता है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन, X का मतलब क्या है? हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होते हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ये तमाम के तमाम हैलोजन्स हैं। जब हाइड्रोजन इस तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है, यानी कि HCl बनाएगा या HBr बनाएगा या HF बनाएगा, तो इनकी बॉन्ड एनर्जीज कैसी होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में बताई गई हैं, ठीक है। अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो हमें देखिए ये पता चलता है कि जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होते हैं बेटे, तो क्या होता है कि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होती है? वो राइज होती है। यानी कि इन शॉर्ट मैं ऐसे कह सकती हूँ कि बॉन्ड एनर्जी जो है विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बेटे वो इंक्रीज होते हैं। इस क्योंकि बॉन्ड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड पोलैरिटी भी जो है ग्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे आती है। बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे और उनकी जो बॉन्ड की जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। फिर आगे आपको एक कंपैरिजन दिया हुआ है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की एनर्जी आपको बताई हुई है और हाइड्रोजन आयोडाइड, दो की डिफरेंट एनर्जी बताई हुई है, ठीक है। इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो हायर है और हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। तो ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बेटे, ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा आपको और एक इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ग्रेटर होती है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की एनर्जी उससे कम और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे कम होती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा मैंने बताई है, डबल बॉन्ड की उससे कम होगी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपको बताया हुआ है बॉन्ड लेंथ। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्या था? बॉन्ड एनर्जी हम पढ़ के आए थे और फिर बॉन्ड एनर्जी में हमने डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स की थी। फिर हमने फैक्टर्स बताए थे कि वो किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहे थे। एक था एटॉमिक साइज और एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट हम आएंगे अब बॉन्ड लेंथ की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ क्या है बेटे? देखो दो अगर एटम, एक सर्कल आप लोग बनाओ, ठीक है। दोनों के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू, ठीक है, दो के न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। पहले तो आपने बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या है? डिस्टेंस है टू एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में जब वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। The bond lengths are experimentally determined by physical techniques such as electron diffraction, X-ray diffraction or spectral studies, ठीक है। The bond length of a bond is governed by many factors including electronegativity, size, nature of the covalent bond, single, double or triple. Some selected bond lengths are given in table. With an increase in the size of the atom, the covalent bond length also increases. The CCl bond length is about 180 pm, whereas CF bond length is 135. This is because Cl atom is much larger. With the rise in electronegativity difference between the bounded atom, the bond becomes shortened. For example, SiF bond length in SiF4 is found to be near 155 pm, whereas the calculation of SiF bond from the covalent radii of Si, silicon and fluorine is 181 pm. The electronegativity difference causes an ionic character in the covalent bond. The ionic character result in the shortening of bond length due to additional attraction between the bonded atom. मैंने अभी जो टॉपिक रीड किया हमने बेसिकली पढ़ा था, टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एनर्जी जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड और उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है। फिर हमने पढ़ा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है वो फर्दर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस और एक है साइज ऑफ एटम। फिर मैंने आपको डिफरेंट बॉन्ड्स की जो है वो एनर्जीज जो हैं वो हमने बताई और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस को जो है उनके साथ हमने कंपेयर किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिस तरह इंक्रीज होते हैं उसी तरह बॉन्ड जो है एनर्जी भी इंक्रीज होती है। कॉमन एग्जांपल्स उसकी हमने बताई। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया
कि ट्रिपल की सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी है, डबल बॉन्ड की उससे कम है और सिंगल बॉन्ड की उससे भी कम है। अब हम आ रहे हैं नंबर 2 फैक्टर पे, डैट इज़ साइज ऑफ द एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ ली थी। अब जो मैंने टॉपिक रीडिंग किया था, डैट इज एटॉमिक साइज के जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बेटे, जो बॉन्ड की ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड कर रही थी? दो चीज़ों पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ ली, दूसरी चीज़ क्या थी? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से पहले आपकी ये बुक में एक डेफिनेशन थी, डैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या था कि दो एटम के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, डैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके साथ जो है मेजर किया जाता है। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन है, स्पेक्ट्रल स्टडीज़ हैं। इन तमाम के तमाम ये मेथड्स हैं जिससे एक्सपेरिमेंटली जो है हम डिटरमिन करते हैं बॉन्ड की लेंथ को। कैसे मेजर करते हैं? तो वो ये मेथड्स हैं। बॉन्ड लेंथ जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स जो है उस पर डिपेंड करी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेटे, साइज पे और नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड पे, कि कोवलेंट मतलब बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। आपकी बुक में यहाँ पे कुछ जो हैं आपको बॉन्ड दिए हुए हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ्स बताई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ब्रोमीन, कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपको कुछ बॉन्ड्स दिए हुए हैं। इन सब के आगे इनकी बॉन्ड लेंथ्स लिखी हुई हैं। आपने ये भी बेटे एज इट इज़ याद करना है। थोड़ा सारा प्रॉब्लम ज़रूर होगा, लेकिन अगर एक दिन में एक ही दफ़ा में आपसे याद नहीं होते तो आप इनको कॉलम वाइज के कुछ मैं आज याद कर लूँगी, कुछ बॉन्ड जो हैं वो उनकी बॉन्ड लेंथ्स मैं कल याद कर लूँगी। इस तरह आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हो जाती हैं, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। फिर हमारी आती है जो मेन हमारा टॉपिक था कि साइज ऑफ द एटम। जिस तरह बेटे जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होता है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि एटम के साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ जो है कोवलेंट बॉन्ड, जो हम बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ भी जो है वो इंक्रीज होती है। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, कार्बन और क्लोराइड का जो बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 180 pm, ये इसका यूनिट है। वेयर एज इसका कंपैरिजन अगर CF के साथ किया जाए तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 135। ये देखो, ये ज़्यादा है, ये कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन और क्लोराइड के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो, यानी कि देखो बेटे, जितना बड़ा एटम होगा उतना ही दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो एटम का साइज बड़ा होगा तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है आपको, कार्बन और क्लोराइड का साइज एटम का ज़्यादा है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है। इसका साइज एज कम्पेयर टू दिस वन जो है, बॉन्ड का जो एटम का साइज है वो स्मॉल है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी जो है वो स्मॉल है। फिर हमने पहले भी मैंने आपको पहले जब हम पढ़ के आए थे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द जो बॉन्ड है वो भी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। आगे आपको एक डिफरेंट फिनोमेना भी बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब किसी भी डिफरेंस जो है वो बॉन्डेड एटम का इंक्रीज करता है तो बॉन्ड जो है क्या हो जाता है? शॉर्टन, बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इस केस में भी आपको दी हुई है, ASI&F। ASI क्या है? सिलिकॉन, F क्या है? फ्लोरीन। इनकी बॉन्ड लेंथ जो है SiF4, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एटम्स का डिफरेंस है। SiF है और ये क्या है? SiF4 है। SiF की बॉन्ड लेंथ और SiF4 की बॉन्ड लेंथ अगर हम देखे जाएं तो वो क्या है? नियर टू 155 pm है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन अगर करें तो दोनों की देखें अलग अलग, अगर सिलिकॉन की 117 है और फ्लोरीन की 64 है, जब आप इनको ऐडअप करोगे तो वो तो 181 बन रही है, लेकिन जब हम कंबाइनली देखते हैं तो 155 बनती है। तो ये क्यों है? दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो कि इन मतलब बेसिकली तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऐसा होता है जो कि इनके कोवलेंट करेक्टर को आयनिक करेक्टर में बेटे कन्वर्ट कर देता है। और ये जो आयनिक करेक्टर है इसकी वजह से क्या हो जाता है? बॉन्ड जो है वो शॉर्ट हो जाता है और एडिशनल अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, छोटा सा टॉपिक था, बहुत इजी था। इसके एंड पे यहाँ पे एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 3.10, ये हम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अ रोबस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
वेयर एज HF इज़ अ वीकर एसिड एक्सप्लेन। आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। आपके पास दो चीज़ें हैं आपको दी हुई बुक में, देखो एक दिया है HI, H क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, HF क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपकी बुक में भी जो है इसकी एग्जांपल दी हुई है, वही हमने पढ़ी है। HF क्या दी हुई है और यहाँ पे HI भी दी हुई है, बॉन्ड एनर्जीज दोनों की आपको बता दी है, ठीक है। अब यही आपसे जो है वो पूछा गया हुआ है कि क्यों, तो आपकी बुक में बेटे इसका आंसर दिया हुआ है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस है उसकी वजह से। एक तो मेन रीज़न क्या है इनका कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसका जो है ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो है दूसरा आपके पास क्या आता है HF जो है वो वीकर एसिड है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके रीजंस हैं, मैं वन बाय वन बेटे आपको समझा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में जो है वो नोट करते जाओ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको पहला तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी बेटे जो एसिड होते हैं ना, किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किस तरह डिटरमिन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी एसिड हो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम डिटरमिन करेंगे बाय इट्स एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ किसी भी कोई भी आपके पास एटम है वो कितने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, जितने को ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जो कम करेगा वो वीकर होगा, कॉमन, ये तो पहले अंडरस्टूड बात थी, ठीक है। तो अब वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि HI जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जबकि HF जो है वो वीकर है। तो इसकी स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें हाइड्रोजन की डिफरेंट हाईलाइट के साथ, तो वो है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेटे क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि ये वीकर बॉन्ड बनाता है जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और वीक के साथ कंजुगेट बेस के साथ जब ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या हो जाता है, ये वीकर बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें बेटे HI का और HF का, ठीक है, तो आयोडीन जो है ये लार्ज एटम है, आयोडीन जो है क्या है, ये लार्जर एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है, लो है। तो H और I का जो बॉन्ड बनेगा, मैं स्लो बोल रही हूँ ताकि आप लोग इसको जो है वो राइट भी करते जाओ, तो हाइड्रोजन और आयोडीन का जो बॉन्ड बनेगा वो रिलेटिवली क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो इनकी बॉन्ड डिसएसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये भी आप कह सकते हो कि आयोडीन जो आयन है, आयोडाइड आयन यानी कि I- जो है ये स्टेबल कंजुगेट बेस है, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखते हैं तो फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन F की बात अगर मैं करूं तो इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड स्मॉल इन साइज। फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्या है, स्मॉल है, जबकि आयोडीन जो है बेटे वो क्या है, वो लार्ज है, उसका एटॉमिक साइज बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, और ये क्या है, इसका साइज फ्लोरीन का स्मॉल है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है फ्लोरीन की, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो है। ये मेन रीजंस हैं, ये आपने उसी तरह मेंशन करने हैं। और यही वजह है कि HI जो है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है बेटे, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और मोर रोबस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट है देन HF ड्यू टू वीकर हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड, लार्जर साइज ऑफ आयोडीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन एज ए कंजुगेट बेस। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। मैंने 2-3 आपको जो है वो रीज़न बताए, आपने ये सारे के सारे रीज़न एज इट इज़ जो है अपनी अपनी बुक्स पे जो है वो नोट कर लेने। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर स्टेबल देन इथीन CH डबल बॉन्ड CH, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो बेटे ये क्वेश्चन रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। एसिटाइलिन इज मोर स्टेबल देन इथीन, ये गलत बात है। एसिटाइलिन जो है वो मोर स्टेबल नहीं है, क्या है, इथीन इज मोर स्टेबल देन एसिटाइलिन। इथीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों, एसिटाइलिन जो है
मैंने आपको क्या बता दिया, ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। एसिटाइलिन इज नॉट मोर स्टेबल, यहाँ पे क्या आना, यहाँ आपने आगे लिखना है कि एसिटाइलिन इज नॉट मोर स्टेबल देन इथीन। उसके रीज़न क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इनफैक्ट इट इज़ जनरली लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। एसिटाइलिन क्या है, लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। क्यों है, वाई, आपका क्वेश्चन पूछा आगे, मतलब मैंने तो स्टेटमेंट ही बदल दी ना, यहाँ पे मोर स्टेबल था, मैंने आपको बताया इट इज़ नॉट मोर स्टेबल, इथीन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, उसका रीज़न क्या है, एसिटाइलिन हैज़ ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड है। जबकि इथीन की बात अगर हम करेंगे तो उसमें क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसमें से एक सिग्मा है और एक क्या है बेटे, पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो जो प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है एसिटाइलिन में, ये इसको मोर प्रोन कर देती है टू रिएक्शन ड्यू टू वीकर पाई बॉन्ड एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ अपनी कॉपी पे लिख लेना है। नोटबुक पे मैंने क्या कहा, एसिटाइलिन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, जबकि इथीन में डबल बॉन्ड है जिनमें से एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो जो इथीन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एसिटाइलिन। ये आपका जो है इसका क्वेश्चन बनता है। और यही आपने लिखना है कि ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जितना वो शॉर्टर है तो वो डबल बॉन्ड से, तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यही इसका जो है आप लोग इसका जो है आंसर लिखोगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन आयनिक कोवलेंट मेटालिक बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टॉपिक आपका है 3.10। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। केमिकल बॉन्ड्स दैट इज आयनिक कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड आर यूजुअली टर्म एज ट्रू केमिकल बॉन्ड एज दे इफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। दिस इज बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस. Firstly, chemical bond result in the formation of new species through transfer and sharing of electron, whereas intermolecular forces act to bring molecules closer and influence physical properties. However, such a clear distinction between the chemical bond and intermolecular forces is not possible. The distinctive feature of the chemical bond and intermolecular forces is their bond strength. The strength of a force is measured by bond energy. Table 3.4 provide a comparison among different chemical bond and intermolecular forces. The bond energy of ionic bond sodium chloride is highest, followed by covalent bond and average hydrogen bond energy. It shows that ionic energy is the strongest form of chemical bonding. It also reveals chemical bond are generally much stronger than intermolecular forces. The permanent dipole forces and the London depression forces are even weaker as indicated by their low bond energies. The metallic bond is mostly elaborated in terms of electrostatic forces. Also, some theories suggest that it may be covalent nature in case metallic bond is weaker than the ionic and covalent bond. The average bond energy of the metallic bond is, आपको बताइए, मैं समझाती हूँ। अ सेटिस्फैक्ट्री आर्ग्यूमेंट फॉर द लो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज एक्सटेंसिव डिकोलोकाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटालिक क्रिस्टल। अभी हमने जो टॉपिक जिसकी मैंने रीडिंग की है बेटे वो कंपैरिजन है, कंपेयर किया गया है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बताई हुई है आयनिक बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड में और इंटरमॉलिक्यूलर। हमने इस चैप्टर में सारे, ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर था ना आपका, हमने इस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड पढ़े, हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े, मेटालिक बॉन्ड पढ़े और इन द एंड आज के लेक्चर में मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी पढ़ाई। तो केमिकल बॉन्ड जो हैं, जो आयनिक कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड है, इनको हम लोग ट्रूली जो है वो क्या कहते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। ये किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सब्सटेंस की, उनको जो इनकी बॉन्डिंग है वो इफेक्ट करती है, ठीक है। फर्स्टली क्या है, केमिकल बॉन्ड जो है उनकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीशी जो है ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है आपको पता है मॉलिक्यूल्स की जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे और आपके पास बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद आपके पास क्या बनता है बेटे, नए कंपाउंड बनते हैं।
और केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। केमिकल बॉन्ड तो तीन तरह के हो गए ना, आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड। जब मैं केमिकल बॉन्ड की बात करती हूँ तो केमिकल बॉन्ड में तीन चीज़ें आ रही हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। उन दोनों को आपने सीधे, दे बोथ आर नॉट सिमिलर। तो जो आपकी जो केमिकल बॉन्ड है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये इनके दरमियान में क्लियर डिस्टिंक्शन है, दे आर नॉट सेम। जो केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इन दोनों की अपनी अपनी बॉन्ड स्ट्रेंथ्स हैं। आपके यहाँ पे बुक में जो है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है बेटे, वहाँ पे आपको बॉन्ड टाइप बताई हुई है और यहाँ पे आपको बॉन्ड एनर्जीज बताई हुई है। आयनिक बॉन्ड बताया हुआ है सोडियम क्लोराइड का, फिर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वाटर में, उसकी एनर्जी बताई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बताई है, परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और वैन डेर वाल्स फोर्सेस। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब ये जो तीनों नीचे तीन ही हैं, आपको ये बॉन्ड नहीं है बल्कि ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अभी मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीन टाइप्स की होती हैं। तो ये तीनों टाइप्स बेटे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हैं और ये इनको आपको इन तीनों फोर्सेस की बॉन्ड एनर्जी जो है वो दी हुई है। ये आपने एज इट इज जो है वो याद करनी है। नेक्स्ट आपको थोड़ा सारा कंपैरिजन दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जी। अगर हम देखें आयनिक बॉन्ड में कॉमन एग्जांपल किसकी दी हुई है, सोडियम क्लोराइड की। और जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े थे तब भी हमने सोडियम क्लोराइड की जो है उसकी एग्जांपल में किया था। सोडियम क्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हाईएस्ट है, यानी कि सबसे हाई है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आता है, OH जो है वाटर के केस में, उसकी जो है एनर्जी आपको बताई हुई है। और एवरेज हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी आपको बताई है, वो कितनी होती है, 20 to 25 होती है। अगर ये बॉन्ड एनर्जीज आप लोग देखो तो इन तीनों एनर्जीज का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्डिंग होती है वो किन बॉन्ड के दरमियान में होती है बेटे, वो आयनिक बॉन्ड के दरमियान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्डिंग जो है वो उनकी है। केमिकल जो बॉन्ड्स हैं जनरली जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोबारा सुन लो क्या मैंने कहा, केमिकल बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तीन तरह की थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परमानेंट डाइपोल, दूसरी कौन सी थी आपके पास, वैन डेर वाल्स फोर्सेस। उन तीनों की रेंजेस क्या हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जीज क्या हैं, यहाँ पे टेबल में राइट है। वही यहाँ पे भी नीचे उनका कंपैरिजन भी किया गया है कि ये तमाम की तमाम बॉन्ड एनर्जी जो हैं ये लो हैं। अगर आप देखो ये कितनी लो हैं, 50, 20 और ऊपर देखो तो 760 और 464, यानी कि बॉन्ड एनर्जीज जो केमिकल बॉन्ड्स की हैं वो ज़्यादा होती हैं, दे आर हाई एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि तीनों आपको बताएंगे और तीनों की रेंज आप देख लो कितनी कम है। इसके बाद बात आती है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो है उनको हम एलाबोरेट करते हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पे कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ रही हैं। और अगर इनके बारे में जितनी भी स्टडीज अभी तक की हुई हैं तो उससे पता चलता है कि दे आर, मेटालिक बॉन्ड जो हैं ये दे आर समवॉट कोवलेंट इन नेचर। ये कोवलेंट नेचर के होते हैं मेटालिक बॉन्ड जो हैं। जब हम कंपैरिजन, तीन तरह के बॉन्ड है ना, मेटालिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड तीन तरह के हैं ना, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड और आपके पास कौन सा आते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड बेटे वीकर है एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड के बाद कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, कोवलेंट के बाद एंड पे क्या आते हैं आपके पास, मेटालिक बॉन्ड आते हैं। यानी कि मेटालिक बॉन्ड जो है दे आर वीक इन नेचर एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट। जब आयनिक को कोवलेंट का कंपैरिजन करेंगे तो आयनिक जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद आयनिक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बाद कोवलेंट आएंगे, कोवलेंट के बाद मेटालिक बॉन्ड आएंगे और इन द एंड आपके पास क्या आएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सब जो स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी जो है बॉन्डिंग होती है किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, दे आर वीक, ठीक है, दे आर वीकर देन केमिकल बॉन्डिंग। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है मेटालिक बॉन्ड की आपकी बुक में आपको दी हुई, डेट इज़ 100 to 150 किलो जूल पर मोल। और अगर आप देखो तो ये आपकी जो है आयनिक और कोवलेंट से कितनी लेस है। तो मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो दे आर वीकर एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड।
हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। टॉपिक के साथ ही बेटे हमारा चैप्टर भी जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो हमने पढ़ी थी। 3 मेन विस्पर थ्योरी थी, फिर आपकी वेलेस बॉन्ड थ्योरी आई थी VBO, उसके बाद आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने पढ़ी थी। तीनों थ्योरीज की हमने पासुलेट्स भी पढ़े थे और उनकी एग्जांपल्स भी की थी विद मैंने आपको सारी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सारे उनके जो है हमने डिफरेंट टाइप के ड्रॉ करके जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। आपने इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आपने बिल्कुल भी वरीड नहीं होना, जहाँ से भी समझ नहीं आती है आप लोग मेरे से क्वेश्चन करें, बार बार करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके हर तरह के क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकूं। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में अब मुलाकात होती है आपसे दोबारा, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।